नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। वो बातें कौन सी हैं और भारत में क्या ऐसी पोटेंशियल है जो बातें कही गई हैं, और बातें क्या कही गई हैं अभी हम उस पर बात करते हैं। दरअसल एशिया क्षेत्र के विश्व बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि भारत के पास ह्यूज पोटेंशियल है अर्थव्यवस्था का विकास करने के क्षेत्र में या अपनी जीडीपी को बढ़ाने के क्षेत्र में। तो उससे संबंधित बातें जो कही गई हैं उसको देख लेते हैं। तो ये मार्टिन रायसर हैं। ये कौन है? ये व्यक्ति, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान इन्होंने जो बातें कही हैं ह्यूज पोटेंशियल, हाउ इंडिया कैन बिकम अ हाई इनकम कंट्री, वर्ल्ड बैंक, मार्टिन रायसर एक्सप्लेन। इन्होंने ये बातें कही हैं। अच्छा, इससे संबंधित बातों को तो आप लोगों ने समझ लिया। अब इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन्होंने ये कहा है, मार्टिन रायसर ने भारत और बदलती विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से इन्होंने इसी दौरान जो सभा को संबोधित कर रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, इन्होंने कहा। रामसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इन्होंने छात्रों से इस विषय पर चर्चा की। साथ ही साथ इन्होंने 4 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में चर्चा की कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था एक हाई इनकम वाला अर्थव्यवस्था बन सकता है। संबंधित अगर बात करें तो इन्होंने ये कहा कि भारत 2047 तक उच्च आय वाला देश बन सकता है। तो इन्होंने अपनी डेडलाइन अपने अनुसार ये बताया है। अब इसमें जो बातें बताई गई हैं, सबसे पहली उपाय इन्होंने ये कही कि मानव पूंजी। ये किसने कहा है? तो विश्व बैंक ने कहा है कि मानव पूंजी में निवेश करने की आवश्यकता है। भारत के पास ह्यूमन कैपिटल है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स है और ह्यूमन कैपिटल में उसको बदलने की आवश्यकता है। दोनों में अंतर क्या होता है वो भी समझेंगे। तो मानव पूंजी में निवेश और उसके लाभ की बात करें तो ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य, और अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, इस दिशा में कोई भी अर्थव्यवस्था प्रयास करती है तो उससे इस निवेश से आजीवन लाभ मिलता है। आजीवन लाभ मिलने का मतलब यह है कि अगर कोई अर्थव्यवस्था, इसे हम सामाजिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल बनता है और उस ह्यूमन कैपिटल से हम अपनी जीडीपी को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह एक उत्पादक आबादी के रूप में कार्य करते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने सलाह दी है कि निवेश द्वारा पूंजी में वृद्धि की जा सकती है। अब ये कैसे की जा सकती है, क्या क्या बातें इन्होंने कही है कि आप लोगों ने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और अगर आपका शरीर स्वस्थ ना रहे तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और यदि मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वाभाविक सी बात है आप अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर सकते, इफ़िशियंसी के साथ काम नहीं कर सकते। अगर आप कुछ सीखना भी चाहें, आप स्किल डेवलपमेंट भी करना चाहें तो भी आप नहीं कर सकते। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि उचित पोषण सबको मिल सके, और उचित पोषण मिलेगा तो स्टंटिंग और वास्टिंग जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि आपका स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा, और स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा तो आप एक उत्पादक आबादी के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात अपनी सेवाएं देंगे। ठीक बात है, पहले स्वास्थ्य बेहतर हो, पोषण बेहतर होगा तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब बात ये की जा रही है कि शिक्षा, अगर आपकी शिक्षा बाजार के अनुकूल है, और बाजार के अनुकूल आप ऐसे भी कह सकते हैं बाजार की मांग के अनुसार यदि आपको शिक्षा मिल रही है, स्वाभाविक सी बात है कि आप उसी के अनुसार स्किल भी प्राप्त करेंगे, और उस स्किल के माध्यम से आप अर्थव्यवस्था में उत्पादक कार्यों में योगदान देंगे या अर्थव्यवस्था के उत्पादक कार्यों में योगदान देंगे। भारत की आबादी की बात करें तो भारत अब विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गया है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। मुबारक हो, आप कह सकते हैं कि मुस्कुराइए कि आप इंडिया में हैं। यहाँ पर देखिए, भारत की आबादी की बात करें तो विश्व में पहला स्थान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। विशाल मानव संसाधन है, और भारत को सबसे युवा देश भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक निश्चित आयु वर्ग की आबादी है जो कार्यशील होने के साथ साथ युवा भी है। उसको कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा है, और इस मानव संसाधन को हम मानव पूंजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस पर हम बात करते हैं, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं और इस क्षेत्र में हम निवेश कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है इस निवेश का हमें लाभ मिलेगा। निवेश के लाभ की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य,
शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना, और यहाँ पर आप कौशल की भी बात करेंगे कि कौशल विकास किया जा सके। अगर इन क्षेत्रों में करेंगे, स्वाभाविक सी बात है हम आगे बढ़ेंगे। अब बात ये होती है मानव संसाधन किसको कहते हैं और मानव पूंजी किसको कहते हैं। तो मानव संसाधन आप ऐसे समझ सकते हैं अनस्किल्ड लेबर, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल ग्रेजुएट है, उसके पास कोई भी तकनीकी शिक्षा नहीं है। तो तकनीकी शिक्षा नहीं है तो बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सेवाएं वो नहीं दे सकता। स्वाभाविक सी बात है, यदि हम उसका स्वास्थ्य बेहतर करें, शिक्षा दें बाजार के अनुकूल, उसका कौशल विकास करें, तो अब वो व्यक्ति मानव पूंजी बन गया है मानव संसाधन से। स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास तकनीकी ज्ञान होगी वह अलग अलग क्षेत्रों में अर्थात बाजार में जाकर के रोजगार की डिमांड कर सकता है और उत्पादक गतिविधियों में अपनी भूमिका निभा सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी या जीडीपी आगे बढ़ेगी। इससे संबंधित बातों को देखा। अब बात ये की जा रही है, जो दूसरा उन्होंने उपाय बताया है कि महिला श्रम शक्ति में भागीदारी, जो महिला श्रम है उसकी भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ाना, या श्रम की भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ाना। आप लोगों ने अगर जीडीपी पढ़ा होगा तो जीडीपी में यह बताया जाता है कि महिलाओं द्वारा जो घरेलू कार्य किए जाते हैं उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर कोई महिला, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि घर के बाहर कोई महिला कार्य कर रही है, कॉरपोरेट में या कहीं ऑफिस में काम कर रही है, स्वाभाविक सी बात है उस महिला को हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग फॉर्मल सेक्टर में कह सकते हैं रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, और अपने पोटेंशियल के अनुसार वो महिला आर्थिक विकास में योगदान कर रही है। तो यहाँ पर विश्व बैंक ने ये भी कहा है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। वैश्विक औसत लैंगिक अंतर की बात करें तो यह 3% है। वित्त मंत्रालय के, अगर भारत की बात करें, भारत के वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि महिला श्रम बल की भागीदारी दर लगातार बढ़ी है। बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर वृद्धि की बात कही गई है। 2018-19 में 18.6% था, और 2020-21 में देखें तो यह बढ़कर के 25.1% हो गया है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, अर्थात श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जिसे हम जीडीपी में काउंट कर सकते हैं। मैंने ये कहा जीडीपी में काउंट कर सकते हैं, इससे पहले जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसको आप लोग उसे कोरिलेट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में श्रम बल की भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। इससे संबंधित एक आप लोगों के सामने ये ग्राफ है, इसको आप देखेंगे तो 2012 में कितना था, 2012 में काफ़ी ज़्यादा था। 2012 के बाद अगर सीधे मैं 2022 की बात करूं तो महिलाओं की जो भागीदारी है 23.97% हो गई है। कुछ और बातें यहां पर देखें। उपाय के रूप में यह बताया गया है कि अगर हमें ऐसा करना है और भारत को हाई इनकम वाला कंट्री बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर्थिक अवसर और कानूनी संरक्षण देना होगा। किसको? सवाल यहां पर यह भी है। तो महिलाओं को ये देना होगा कि उन्हें आर्थिक अवसर उपलब्ध कराया जाए, और न केवल आर्थिक अवसर उपलब्ध कराया जाए बल्कि उन अवसरों को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाए, तब वो खुल करके और जो अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी है उसको बढ़ा पाएंगी और फ्री होकर के जॉब भी कर पाएंगी। महिलाओं के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे आप अगर काउंट करेंगे तो महिलाओं की उम्र जो होती है 21 से लेकर के, अगर 18 से भी आप ले रहे हैं तो 18 से लेकर के 25 वर्ष ये जो समय होता है, अगर आप उसे 21 से लेकर के 25 वर्ष का समय माने, जो माना जाता है कि किसी भी जॉब के लिए 21 वर्ष का आपका होना ज़रूरी है, जो इस तरह के जॉब है ऑफिस वर्क है, और यही उम्र महिलाओं की शादी की होती है और यही उम्र उनके कैरियर का भी होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस एज में उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। आपको शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, घर की जिम्मेदारियां निभानी है, उसके साथ साथ आपको अपना भविष्य भी बनाना है। तो उनके सामने चुनौतियां ज़्यादा होती हैं। और जब अगर बच्चा हो जाए और बच्चा होने के बाद उसके साथ साथ अर्थात अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ अपने जॉब को कंटिन्यू रखना महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। अगर ऑफिसेज में क्रैच की सुविधा नहीं है तो महिलाओं का जॉब प्रभावित होता है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव है वो नहीं दी जाती, अगर दी भी जाती है तो वो पेड नहीं होती।
और अगर दे भी दिया गया तो फिर आगे चल कर के उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे उन्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह की बातें, कानूनी संरक्षण की बात है, लैंगिक न्याय की भी बात है, कौशल निर्माण के लिए इन्हें स्किल सेंटर की आवश्यकता है, ये उपाय कर सकते हैं ताकि उन्हें स्किल दिया जा सके। इससे लाभ क्या होगा, वर्ष 2025 तक $770 बिलियन का अतिरिक्त लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में जुड़ेगा। साथ ही साथ जीडीपी में जो लाभ होगा या जीडीपी में जो इनका योगदान होगा 18% तक ये बढ़ सकता है, ये बातें कही गई हैं। अब कुछ और बातें यहाँ पर देख लें। उन्होंने ये भी कहा है, राय सर ने, कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने की दिशा में अगर भारत प्रयास करता है तो उसे लाभ होगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? अगर कोई कंपनी, कोई इन्वेस्टर अपने साजो सामान के साथ, इसे और आम बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं अपने ताम झाम के साथ अगर भारत में आता है, आकर के कहीं कोई कंपनी लगाता है, उत्पादन शुरू करता है, तो उसे हम कहते हैं एफडीआई अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई व्यक्ति है, ये ए नामक व्यक्ति है और ये बी, आप ऐसा कह सकते हैं, ये यूएसए है और इसको आप इंडिया कह सकते हैं। ये व्यक्ति यहाँ की अर्थात भारत की किसी कंपनी में अपना पैसा लगा दिया, आसान भाषा में समझिए तो हम ये कह रहे हैं कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी अर्थात इंस्टीट्यूट में ये पैसा लगाया गया है। जब हम एफडीआई की बात कर रहे हैं तो वो अपनी तकनीक लेकर के आता है, अपनी पूंजी लेकर के आता है और भारत में उत्पादन शुरू करता है एक भौतिक अवसंरचना के माध्यम से। वहाँ पर उसकी भौतिक उपस्थिति होती है, इसे हम एफडीआई कहते हैं। इस एफडीआई का लाभ ये होता है कि ये अपने साथ साथ पूंजी तो लाता ही है, तकनीकी तो लाता ही है, साथ ही साथ इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो रोजगार है, रोजगार वो बढ़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि एफडीआई प्रवाह का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है और इसे बढ़ाना चाहिए, मतलब भारत को बढ़ाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए कहा गया है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने में ये सहायक होता है। क्या चीज़ सहायक होता है? तो ये एफडीआई कैसे जोड़ता है? मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, भारत में एफडीआई लेकर के आई, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ रही हैं, तो इसकी ये बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे वैश्विक मूल्य श्रृंखला से भी जोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि अब जो एफडीआई के माध्यम से भारत में उत्पादन किया जा रहा है उसकी वजह से भारत में जो उत्पादित वस्तु है वो वस्तु वैश्विक बाजार में जाएगी और वैश्विक बाजार में उसके इक्विवेलेंट अन्य वस्तुओं के साथ वो प्रतिस्पर्धा कर पाएगी, क्योंकि एफडीआई के माध्यम से हमारे पास तकनीकी भी आई है, हमारा कौशल बढ़ा है, हमें हमारे देश में रोजगार बढ़ा है और न केवल रोजगार बढ़ा है बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी इसके अन्य लाभ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि इससे आर्थिक उन्नयन की सुविधा बढ़ती है, रोजगार भी बढ़ता है और नई तकनीकी भी हमारे पास आती है अर्थात हमारे देश में आती है, और साथ ही साथ व्यावसायिक प्रथाएं भी सुधरती हैं। अर्थात आप मैनेजमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा और भारत के किसी सरकारी ऑफिसेज में आप देख लेंगे कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार ये कहा गया है भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आप बिजनेस करने के लिए जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को कितना आसान बना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्वेस्ट इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया या भारत सरकार की पहल है, इसका उद्देश्य ये है कि निवेशकों के लिए निवेश योग्य माहौल प्रदान करें, उनसे संबंधित जो व्यवहारिक सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को प्रदान करें और एफडीआई को सुविधाजनक बनाने की दिशा में कार्य करें। साथ ही साथ आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने से संबंधित जितने भी योगदान हो सकते हैं उस तरह के योगदान करें। तो इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें लगातार सुधार हो रहा है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की शुरुआत की बात करूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस की शुरुआत, बिजली के कनेक्शन कैसे हैं, क्या मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, अगर कोई कागज़ किसी सरकारी ऑफिस में जाता है तो वहां से कितनी जल्दी क्लियरेंस मिल जाता है, संपत्ति का अगर पंजीकरण करना हो तो पंजीकरण कितनी आसानी से हो पा रहा है, बैंकों से क्या ऋण मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, जो छोटे निवेशक हैं उनकी रक्षा हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, क्या बड़े निवेशक आकर के छोटे निवेशकों का सब कुछ
जो उद्योग है वो बर्बाद कर दे रहे हैं या मार्केट में अपनी हेजिमनी स्थापित कर ले रहे हैं। करों का भुगतान है, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है, क्या लगातार बदलाव हो रहा है, अगर बदलाव हो रहा है तो इन्वेस्टर प्रभावित होंगे। सीमा पार व्यापार कैसा है, इत्यादि इत्यादि बातें, ये सभी लगभग 10 इंडिकेटर आप ऐसे कह सकते हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि शीर्ष 10 क्लबों में भारत शामिल हो गया है। कहने का मतलब यह है कि भारत में अब इन्वेस्ट करना, अब बिजनेस करना आसान हो रहा है। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल ये है, महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी कह सकते हैं कि जो स्टार्टअप है अर्थात बिजनेस को एक गलत नज़रिए से, नैतिकता की दृष्टि से जो गलत देखा जाता था, अब उसमें सुधार हो गया है। ठीक है। साथ ही साथ एफडीआई प्रवाह की बात करें तो 2014-15 से ये लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021-22 में इक्विटी प्रवाह भी बढ़ा है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी कंपनी में अपना पैसा लगाया, शेयर आपने खरीदा, जितना आपने पैसा लगाया उस पैसे के बदले, मतलब जो शेयर आपने दिया उसके बदले आपको उस कंपनी में उतने ही पैसे के बराबर मालिकाना हक भी मिल रहा है, तो उसे हम इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी प्रवाह भी भारत में लगातार बढ़ा है। 5 शीर्ष देशों में भारत शामिल हो गया है। ये 5 शीर्ष कौन से देश हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, इन देशों की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ और बातें ये कहा गया है कि भारत के कौन कौन से प्रयास इस दिशा में भारत के द्वारा किए गए हैं। तो भारत के द्वारा सबसे पहले जो प्रयासों की बात होगी उनके बारे में बात कर लें तो भारत ने पंचामृत के क्षेत्र में प्रयास किया है। पंचामृत क्या है, अब इसको देख लें। पंचामृत दरअसल जो COP26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें भारत ने अपनी तरफ से 5 घोषणाएं की थी। उन 5 घोषणाओं में 2030 तक 4 और 2070 तक भारत ने ये कहा था कि भारत कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो 4 बातें भारत ने कहा था उसको एक बार समझ लेते हैं। गैर जीवाश्म जो ऊर्जा क्षमता है, भारत ने ये कहा था कि 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। जो अक्षय ऊर्जा है उसे कहा था कि 50 या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा द्वारा 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन करने की जो तीव्रता है उसमें 45% तक की कमी भारत 2030 तक पूरा कर लेगा। इसके अलावा जो शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है उसमें भी कहा था कि 1 बिलियन टन की भारत कटौती कर लेगा। तो ये बातें कही गई थी और 2070 तक ये कहा गया था भारत के द्वारा। भारत ने खुद से घोषित किया था कि हम कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि अगर हम 100 टन कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं तो हम 100 टन यहाँ से सोख भी लेंगे या उसे खत्म भी करेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। साथ ही साथ G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो यहां पर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन समन्वय में देश की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। साथ ही साथ भारत ने जो प्रयास किया है वो प्रयास ये है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह 3rd सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, विश्व की बात की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा अनुपात बढ़ाने के लिए लगातार योजनाएं भारत सरकार लेकर के आई है और इस दिशा में भारत सरकार पहल भी कर रही है। भारत सरकार जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें भी अग्रणी देश बन गया है। ग्रीन हाइड्रोजन अब जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, तो इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देखा, समझा। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए जलवायु कार्रवाई की पहल में तेजी लाने की बात राय सर ने कहा है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है यह असमानता के वैश्विक पैटर्न के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि जो वल्नरेबल सेक्शन हैं उनकी जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और इस वजह से उनमें असमानता बढ़ती है। जिनके पास पहले से ही पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं वो तो अपनी आजीविका या अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे। जब जलवायु परिवर्तन होगा, उत्पादन, अगर मैं कृषि की बात करूं तो वहां उत्पादन कम होगा और उत्पादन कम होगा अर्थात जिनकी आजीविका कृषि है वो प्रभावित होगी और इस वजह से असमानता और ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि इसका प्रभाव क्या होगा, खाद्य सुरक्षा में कमी आएगी, आपदाओं में लगातार वृद्धि होगी। खाद्य सुरक्षा में कमी इसलिए आएगी क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उत्पादन में कमी होगी। साथ ही साथ
आपदाओं में वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव होगा और स्वास्थ्य पर प्रभाव होने के साथ साथ लोग अलग अलग क्षेत्रों से पलायन करेंगे और एक क्षेत्र विशेष में जब डेंसिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से संसाधनों पर दबाव होगा और न केवल संसाधनों पर दबाव होगा बल्कि वहां पर संघर्ष की भी स्थिति देखी जा सकती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसको लेकर के जो विश्व आर्थिक मंच है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसने क्या कहा है, ये कहा है कि भारत में अभी भी जो कोयला है ईंधन का प्राथमिक स्रोत है। भारत के संदर्भ में बातें कही जा रही हैं और इस वजह से कहा गया है भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। हालांकि ये भी कहा गया है कि भारत देश एक त्वरित जलवायु कार्रवाई पथ पर कार्य कर रहा है। आप अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है वो भारत में शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में जो जलवायु परिवर्तन है और पर्यावरण संरक्षण है उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर भारत के प्रयास जो मैं पहले बता चुका हूँ उसको दोबारा से जोड़ लीजिएगा या फिर इसको मैं दोबारा से बता ही देता हूँ। भारत ने इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए हैं उनकी बात कर लें। पंचामृत, पंचामृत क्या है? दरअसल COP26 जो COP26 हुआ था, भारत ने कुल 5 अपनी प्रतिबद्धताएं निर्धारित किया था खुद से। उसी प्रतिबद्धताओं को हम पंचामृत कहते हैं। पंचामृत अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, चरणामृत, पंचामृत। तो 5 चीज़ें जो मिला करके बनाई जाती हैं जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उसी से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। तो पंचामृत में क्या क्या बातें कही गई थी? तो वर्ष 2030 तक के लिए ये कहा गया था कि हम 4 लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। वो 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात, भारत ने ये कहा था कि हम 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को बढ़ा करके 500 गीगावाट, यहाँ पर 500 गीगावाट तक कर लेंगे। इसके अलावा भारत ने यह भी निर्धारित किया कि अक्षय ऊर्जा द्वारा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की 50% आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा था भारत ने कि जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता है उसमें हम 45% तक की अधिक कमी लाने की कोशिश करेंगे। एक और बात भारत सरकार ने उसी समय कहा था कि शुद्ध अनुमानित जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें हम 1 बिलियन टन से अधिक की कटौती करेंगे। 1 बिलियन टन से अधिक की कटौती करने की बात कही गई है। साथ ही साथ 2070 तक भारत ने ये निर्धारित किया है कि हम एक कार्बन न्यूट्रल देश हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही वातावरण से कार्बन का अवशोषण भी कर लेंगे। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने देख लिया। इसी के साथ अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।